आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। 4 बज चुके हैं। स्पेशल रिपोर्ट लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। और स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात दिल्ली की करते हैं। दिल्ली के तारीखी रामलीला मैदान में आज इंडिया इतिहाद की सभी पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पर नजर आई है। इस तकरीब को जमहूरियत बचाओ महारैली नाम दिया गया है, जो लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र बहुत अहम तस्वुर किया जा रहा है। इस महारैली में सभी अपोजिशन लीडरों ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है और इसकी पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाया गया। खासतौर से अपोजिशन पार्टियां लीडरान के खिलाफ मरकजी एजेंसियों के जरिए हो रही कार्रवाई को कठेरे में रखा गया है। इस महारैली का नारा है तानाशाही हटाओ जमहूरियत बचाओ, जिसमें कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और उसके साथ साथ ही पंजाब के वज़ीर आला भगवत मान, एनसीपी चीफ शरद पवार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती समेत 28 अपोजिशन पार्टियों के कई लीडरान ने शिरकत की। इस रैली को आम आदमी पार्टी के सरबरा और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर लाने की हिमायत के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने वाज़ेह लफ्जों में कहा था कि रैली कोई फर्द मरकूज रैली नहीं है, ये इंडिया इतिहाद की रैली है, ये किसी एक पार्टी की रैली नहीं है। पहली रैली मुंबई के शिवराज पार्क में मुनक्कद हुई थी और दूसरी रैली दिल्ली में मुनक्कद हो रही है। और दिल्ली पुलिस की जानिब से आज दिल्ली के रामलीला मैदान में मुनक्कद हुई इस ऑल इंडिया अलायंस की मेगा रैली के पेश नज़र ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की थी। रामलीला मैदान में मुनक्कदा रैली से खिताब करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि मुल्क का आईन खतरे में है और इससे बचाने की जरूरत है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुल्क में ऐसे हालात बनाए गए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी धमकियां दी जाती हैं। उन्होंने कहा कि मजहब के नाम पर लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है और तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। ताहम जमहूरियत को बचाने के लिए सबको मुत्तहिद होने की जरूरत है। सबको मैं मुबारक करता हूं कि वो तशरीफ लाए। आज हमारा मकसद क्या है? आज हमारा मकसद सिर्फ एक है कि हम सब आईन को बचाएं, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएं। आज कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला है। आप देखें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी धमकियां दी जा रही हैं। ये हाल है हमारा। ये बात सुनिए, इंसान को इंसान से लड़ाया जा रहा है। मुसलमान अलग, हिंदू अलग, सिख अलग, ईसाई अलग। इस लड़ाई के खिलाफ हमने आवाज़ उठानी है। इस लड़ाई के खिलाफ आपने वोट देना है। और तभी वो सब नेता जो आज बंद कर दिए गए हैं, केजरीवाल जी और सोरेन जी और दूसरे संजय, इन सब में निकलेंगे जब आप इस आईन को पकड़ेंगे और जब इलेक्शन का टाइम आएगा, आपको वोट देना होगा। आप उस बटन को दबाइएगा जो इस हुकूमत को हराएगा और आपकी हुकूमत लाएगा। बहुत लोगों ने बात की है, वक्त कम है। मैं सिर्फ ये कहूँगा, हम सब ने इकट्ठे होके, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तमिलनाडु से हो, आसाम से हो, बंगाल से हो, कहीं से भी हो, हमें सब इकट्ठे चलना है। मुझे बहुत खुशी हुई जब महबूबा जी यहाँ तशरीफ लाई और उन्हें साथ कहा, इंडिया गठबंधन को हमने मजबूत करना है। उसमें हम सब आपके साथ हैं, रहेंगे जब तक जिंदगी है और दम है। हम लोग इस गठबंधन को छोड़ने वाले नहीं। उधर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने भी रैली से खिताब करते हुए कहा है कि आज मुल्क कुछ मुश्किल दौर से गुजर रहा है। लोगों को बगैर किसी तफ्तीश के जेलों में डाला जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। कलयुग का अमृतकाल करार देते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आम लोगों के साथ साथ मुंतखब नुमाइंदों को भी बिना किसी गलती के गिरफ्तार किया जाता है। आज देश बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। ऐसा हाल है, न कोई वकील, न कोई दलील, न कोई कार्रवाई और सीधे जेल। और शायद कलयुग का अमृतकाल इसी को कहते हैं कि आप बिना पूछे, बिना कोई कार्रवाई किए हुए लोगों में जेल में डालते हो। ये मैं उमर खालिद की बात नहीं कर रही हूँ जो पिछले 2 साल से जेल में है। मैं सिद्दीक कपन की बात नहीं कर रही हूँ। मैं मोहम्मद जुबैर की बात नहीं कर रही हूँ। मैं आपके चुने हुए नुमाइंदों की बात कर रही हूँ, जिनको आप लोग वोट डाल के एमएलए बनाते हैं,
लोकसभा मेंबर बनाते हैं, चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, मिनिस्टर बनाते हैं, कैसे उन पे करप्शन के चार्जेस लगा के बिना कोई वकालत के, बिना कोई कार्रवाई के जेल में डाला जाता है। हमारे लिए ये कोई अचंभे की बात नहीं है। हमने जम्मू कश्मीर में पिछले 5 साल से यही देखा है। हमारे हजारों की तादाद में नौजवान, मैं, फारूक साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, पूर्व मुख्यमंत्री, तीनों को बंद कर दिया गया और देश को बताया गया कि हम देश हित में कर रहे हैं। जब आप संविधान का उल्लंघन करते हैं, जब आप कानून का उल्लंघन करते हैं, वो देशभक्ति नहीं, देशद्रोही होता है। जो संविधान का उल्लंघन करेगा वो देशद्रोही है। आज जम्मू कश्मीर एक लेबोरेटरी बना है, वहां टेस्टिंग होती है, फिर आपके साथ वही होता है। केजरीवाल जी का क्या कसूर, हेमंत सोरेन जी का क्या कसूर? अगर वो बीजेपी में चले जाएंगे केजरीवाल, तो ये सारे मीडिया के लोग जो पिछले कई दिनों से करप्शन 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 केजरीवाल कहते हैं, तो ये कहना शुरू करेंगे कि केजरीवाल जैसा कट्टर ईमानदार कोई नहीं है। सिर्फ बात यह है कि केजरीवाल यहां से उठ के बीजेपी में चले जाएं। इनको परिवारवाद से तकलीफ नहीं है। अगर परिवारवाद से तकलीफ होती तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं लेते। अगर परिवारवाद से तकलीफ होती तो जतिन प्रसादा को नहीं लेते, मिलन देवरा को नहीं लेते, राजनाथ सिंह का बेटा पॉलिटिक्स में नहीं होता। इनको तकलीफ है एक, अगर आज भी आदित्य ठाकरे जी बीजेपी में चले जाते हैं तो फिर परिवारवाद नहीं है। इनको एक परिवार से सबसे ज्यादा तकलीफ है, और वो परिवार जिसने इस देश के लिए जेल में गए, कुर्बानियां दी, इस देश को बनाया। गांधी नेहरू उस परिवार की बात करते हैं। अरे मैं कहती हूँ ऐसे और परिवार पैदा हुए होने चाहिए थे। आज देश जो हमारा चांद्रयान पे पहुंचा, चांद पे पहुंचा, शायद कहीं और पहुंच गया होता। आज हम यहाँ पर इसलिए जमा नहीं है कि हमने केजरीवाल जी को, अपोजिशन को बचाना है, नहीं। आज हम संविधान को बचाने के लिए यहाँ हैं। उस संविधान को जिसने आपको वोट दिया है, उस वोट से जिससे आप अपनी सरकार चुनते हैं। अगर आज आप नहीं जागे तो आपके वोट की कोई कीमत नहीं हुई। ये पहली बार हो रहा है हिंदुस्तान में, इलेक्शन से पहले ही इलेक्शन को रिग किया जाता है अपोजिशन को जेल में डाल के। मेरी आखिर में आप सबसे गुजारिश है, हमारे इंडिया अलायंस के पास टीवी नहीं है, अखबार नहीं है, फेसबुक नहीं है, यूट्यूब नहीं है, इनके पास सब कुछ है, गोदी मोदी सारा मीडिया। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, हमारा मीडिया, हमारा अखबार, हमारा फेसबुक आप लोग हो, आप लोगों को जाके लोगों को समझाना पड़ेगा कि केजरीवाल जी। इंडिया इत्तेहाद की रैली से राहुल गांधी ने खिताब करते हुए कहा है कि यह इलेक्शन हिंदुस्तान और आईन की हिफाजत का इलेक्शन है। उन्होंने कहा है कि आईन पर खतरा मंडरा रहा है और अगर आईन खत्म हुआ तो हिंदुस्तान की जमहूरियत को नुकसान पहुंचेगा। राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी और मुल्क के चंद अरबपति मिलकर मैच फिक्सिंग कर रहे हैं ताकि इक्तदार पर कब्जा करके मुल्क के आईन को तब्दील किया जा सके। ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर, खरीदकर, ये 180 पार नहीं होने जा रहा है सब मिलाकर। तो ये कैसा चुनाव हो रहा है? नेताओं को धमकाया जाता है, पैसे देकर सरकारों को गिराया जाता है, नेताओं को जेल में डाला जाता है। केजरीवाल जी को, सोरेन जी को
ये पूरी की पूरी मैच फिक्सिंग करने की कोशिश की जा रही है। और ये मैच फिक्सिंग सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं, ये मैच फिक्सिंग नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान के 3-4 सबसे बड़े अरबपति मिलकर कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने बैठाया, 2 नेताओं को, 2 चीफ मिनिस्टरों को जेल में डाला। चुनाव से कुछ ही महीने पहले अगर डालना था तो 6 महीने बाद डाल देते, 6 महीने पहले डाल देते। नहीं, चुनाव से 2-3 महीने पहले 2 चीफ मिनिस्टर को डालना था। आपने हमारे बैंक अकाउंट बंद किए। बैंक अकाउंट बंद करने थे, 6 महीने पहले करते, 1 साल पहले करते, 6 महीने बाद करते, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहते हो कि विपक्ष चुनाव ना लड़ पाए और इसीलिए आपने कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट रद्द किए, आपने इलेक्शन कमीशन में अपने लोग बैठाए, आप जुडिशरी पे दबाव डाल रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि मैच फिक्स हो, संविधान रद्द किया जाए और आप सत्ता में रहो। मगर भाइयों और बहनों, मैं सच बोलता हूं और मेरी बात आप अच्छी तरह सुन लो। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला, तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। जो मैंने कहा याद रखो, यह देश नहीं बचेगा। ये चुनाव वोट वाला चुनाव नहीं है, यह चुनाव हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है, संविधान की रक्षा वाला चुनाव है। धन्यवाद, जय हिंद। सईद बशारत बुखारी साबिक वजीर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वो भाजपा के बगैर उस उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे जो बेहतर होगा और लगेगा कि आवाम के मसाइल हल करा सकते हैं। उन्होंने एक मजीद कहा है कि मौजूदा वक्त में एक अच्छी हुकूमत और अच्छी अपोजिशन की ज़रूरत है। बशारत बुखारी ने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर में जो भी हुकूमत आने वाले वक्त में आएगी उसके लिए बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब रियासत नहीं बल्कि एक यूटी है और इख्तियारात कम है। कहाँ देखता हूँ मैंने कहा ना, हाँ हम कैंडिडेट देखेंगे वो किस पार्टी से, वो पार्टी बाद में आएगी किस पार्टी से होगा वो, पर हम पहले ये देखेंगे कि कैंडिडेट कौन है, अच्छा कौन सा, हमें बेहतर कौन सा लगेगा। हम सबको कैंडिडेट अच्छा होगा, किसी भी पार्टी से होगा, आप सपोर्ट करोगे? सिवाय बीजेपी के या बीजेपी जो भी है, अगर कैंडिडेट उनका अच्छा और बेहतर होगा क्यों नहीं। इंडिया अलायंस को कहाँ देखता हूँ मैं, वो कर रहे हैं बेचारे कोशिश, अभी कहीं पहुँच नहीं रहे। आई होप कि वो कहीं पहुँचेंगे, क्योंकि इस मुल्क को इस वक्त अच्छी सरकार की ज़रूरत होती है। हमेशा याद रखना चाहिए, हर कौम को अच्छी सरकार, अच्छी हुकूमत की ज़रूरत होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा बेहतर अपोजिशन की ज़रूरत होती है। अगर ये अपोजिशन उभर के आती है और चैलेंज करती है तो मुल्क के लिए अच्छा है। अच्छा सवाल किया आपने। जो पहले तकाजे थे 5 अगस्त से पहले, और वैसे जिनको भी हमने वोट दिया उन्होंने कितना काम किया मुझे नहीं मालूम, अल्लाह सबको सलामत रखे, अच्छा नहीं लगता जो भी है, लेकिन अब शायद ज़्यादा चैलेंज है, बिकॉज तब आपके पास एक कवच था, एक रुकावट थी, मीन्स कि अपने इख्तियारात थे आपके पास, आप मालिक थे। आज की तारीख में आपका स्टेट भी नहीं, आपका यूटी है, इसलिए आपके लिए अपने बचा तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बट क्या होना चाहिए मुस्तकबिल के लिए, ये कौम किस तरह आगे बढ़नी चाहिए, हमारी आने वाली नस्लों की नशोनुमा कैसी होनी चाहिए, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। और इस चैलेंज के हवाले से वो इस काबिल होने चाहिए कि वो बेहतर तरीके से हमारी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करें। ये ज़्यादा चैलेंज है पहले चैलेंज से मेरे हिसाब से। सर, होम मिनिस्टर साहब ने जो गुलिस्तान न्यूज़ को इंटरव्यू दिया उसमें उसने वाज़ह पे कहा है कि हम असेंबली इलेक्शन टाइम पे करेंगे। क्या आपको लगता है सर होंगे? उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद है, लेकिन एतबार थोड़ा कम है।
लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र बॉयज़ गर्ल्स हॉस्टल बारामूला में वोटर एनरोलमेंट के अमल और वोटिंग से मुतलिक आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, जिसमें तलबा और कम्युनिटी के अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। प्रोग्राम में चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला और दीगर मुतल्लिका महकमे के अफसरान और मुलाजमीन भी मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने वोटर्स के इंदराज के अमल, पोलिंग और वोटिंग की अहमियत पर रोशनी डाली और कहा गया है कि किस तरह वोटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत जमहूरियत को मजबूत करती है। बच्चे होते हैं तो वो वहां पर आपके साथ आकर यहाँ पर ये जितने भी हमारे यहाँ जी बिल्कुल बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। सीओ साहब आए और उनके साथ एक ऑफिसर आए जिन्होंने हमें बहुत अच्छे से मोटिवेट किया और एक बताया कि किस तरह हम एक अच्छे लीडर को चुन सकते हैं, और एक बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे हुआ। और इसी तरह हमें मोटिवेट किया, जहाँ दूर दूर से हमारे यहाँ पे लड़के आए हैं, सबको बताया कि हमें घर में किस तरह बोलना है, कि हमें किस तरह अपना कैंडिडेट चुनना है। प्रोग्राम में वर्दी चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला श्री बलबीर सिंह रैना सर यहाँ पर आए, क्योंकि हॉस्टल में बहुत एसटी के बच्चे दूर दूर गांव से जो आकर रहते हैं यहाँ पर अकोमोडेट हो रहे हैं। तो इसका ये मैसेज एक हॉस्टल में नहीं रहा, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में गया है। मैं समझता हूँ कि ऐसे रफियाबाद, उड़ी, हर साइड चंदूसा, कटियावाली के बच्चे यहाँ पर हैं, तो ये एक मैसेज बच्चों को भी गया और बच्चों के पेरेंट्स तक भी जाएगा कि स्वीप जो हमारा एक वोट, हमारा जो राइट है और अप्रोप्रिएट राइट कैंडिडेट को चुनना। तो इसके बारे में सीयू सर और इनके साथ आए हुए रिसोर्स पर्सन मास्टर ट्रेनर जो शेख हारून साहब थे, इन्होंने भी रोशनी डाली। जैसे कि आप जानते हैं कि इस साल जो है 2026 जो है हमारा इलेक्शन का साल है, तो इसी इलेक्शनों के हवाले से हमारे जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर श्री मिंगा शिरपा जी, उनकी हिदायत के मुताबिक हमने हर एक असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है स्वीप, मेगा स्वीप प्रोग्राम्स रखे। तो उन मेगा स्वीप प्रोग्राम्स में हमने सबसे पहले हमने लुदुलुडूरा से स्टार्ट किया, फिर हमने स्वीप एक्टिविटी गुलमर्ग में की, फिर उसके बाद कमांड पोस्ट, और तकरीबन हर एक असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी हमने कवर की। तो उसी के हवाले से आज हमने उन्हीं की हिदायत के मुताबिक आज यहाँ पर गुजर एंड बकरवाल हॉस्टल में, जिसमें कि हमारे यहाँ पर बच्चे जो है ज़ेर तालीम है डिफरेंट कॉलेजेस में, डिफरेंट हायर सेकेंडरीज़ में, हाई स्कूल्स में, तो उन्हीं बच्चों का हमने आज यहाँ पर स्वीप एक्टिविटीज़ रखी थी, जिसमें आपने देखा कि बच्चों ने यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम किए और वार्डन साहब ने बहुत ही अच्छी तरीके से, जो हमारे इकबाल बड़ाना साहब वार्डन साहब हैं यहाँ पर, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी तैयारी की थी। तो हमने बच्चों को अवेयर करवाया कि किस तरीके से आपने इलेक्शन में हिस्सा लेना है, किस तरीके से आपने माँ बाप को बोलना है कि हम अपने बेहतरीन नुमाइंदे चुन सकें और बेहतरीन नुमाइंदों को आगे ला सकें, ताकि हमारे मुल्क की तरक्की हो सके, हमारी इस यूटी की तरक्की हो सके और हमारे इलाके की तरक्की हो सके। क्योंकि वादी कश्मीर में मौसम बहार के साथ ही जहां सयाहों की आमद में इजाफा देखने को मिल रहा है, तो वहीं हवाई किरायों में भी इजाफा देखने में आ रहा है। कश्मीर जाने के लिए हवाई किरायों में बैनुल-अक़वामी परवाज़ों से ज़्यादा इजाफा देखा जा रहा है और दिल्ली से श्रीनगर का औसत हवाई किराया 4,000 रुपये से बढ़कर 5,000 रुपये पहले था, लेकिन अब ये बढ़कर 12,000 रुपये से 15,000 रुपये तक पहुँच गया है। कश्मीर में मशहूर टूलिप गार्डन के खुलने के साथ ही सयाहती सीज़न का आगाज़ होते ही श्रीनगर हवाई किरायों में इजाफा हो गया, जिससे वादी का सफ़र बैनुल-अक़वामी सफ़र से ज़्यादा महंगा हो गया। सयाहत के साथ वाबस्ता मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स का कहना है कि ये बदकिस्मती है कि सयाहती सीज़न के आगाज़ के दौरान सयाह कश्मीर जाने का इरादा रखते हैं, ताहम वो ज़्यादा हवाई किरायों की वजह से अपना सफ़र मनसूख करने को तरजीह देते हैं, जिसकी वजह से इसका असर सयाहती शोबे पर पड़ रहा है। मतलब ये एयरफेयर का सवाल, ये हर साल हमें सीज़न में ही देखने को मिलता है। तो जो एयरफेयर हाइक होती है वो सीज़न में ही होती है। तो हमारी जो कई सालों से ये रिक्वेस्ट भी रही है कि इसको देखा जाए कि सीज़न में ही ऐसे हाई फेयर्स क्यों हो जाते हैं। और यहाँ से फ़्लाइटें भी बहुत बढ़ गई है, मतलब अब मॉर्निंग फ़्लाइट भी आती है, लेट इवनिंग फ़्लाइट्स भी ऑलमोस्ट 8-7-8 बजे की भी आती हैं। तो एक वैरायटी भी मिली थी टूरिस्ट को ट्रैवल करने के लिए, मगर फिर वही प्रॉब्लम आ रही है कि इतनी फ़्लाइट्स बढ़ाने के बाद भी एयरफेयर्स अभी कंट्रोल में नहीं आ रही है। तो इसको मेरे को लगता है कि हायर अथॉरिटी जो एलजी साहब जो हमारे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो सिविल एविएशन के साथ ये मसला डिस्कस करें, उठाए उनके साथ कि सीज़न में ही हमें ये प्रॉब्लम क्यों देखनी पड़ती है। जो हमारे जैसे अहमदाबाद से लोग आते हैं, चेन्नई से लोग आते हैं या महाराष्ट्र से भी आते हैं, सच में वो अफोर्ड नहीं कर रहे हैं ट्रैवल करने के लिए, लेकिन उनकी एयरफेयर्स उतनी आती हैं, जो उनकी कॉस्टिंग होती है, पैकेज कॉस्टिंग होती है, वो एयरफेयर्स की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। या तो वो अपनी टूर्स कैंसिल करते थे किसी दूसरी डेस्टिनेशन के लिए, तो हमारे यहाँ उसका असर पड़ता ही पड़ता है। तो वही प्रॉब्लम हो जाती है कि एयरफेयर हमारे यहाँ सीज़न में कभी मेंटेन नहीं रहे हैं, कि जो कभी भी होता है एयरफेयर्स का मसला वो हमेशा सीज़न में ही देखने को मिलता है। देखिए अभी
हमारे यहाँ जो 4 सीजन्स हैं उसमें अलग अलग किस्म के मतलब हमारी बुकिंग्स होती हैं, ग्रुप बुकिंग्स होती हैं, FITs होते हैं, या अभी अमरनाथ यात्रा का भी होने वाला है तो उसमें भी लोग आते हैं। तो पिछले साल भी यात्रा अच्छी चली थी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए थे दर्शन के लिए। इस साल भी जून 29 से अभी अनाउंस हो गया है कि यात्रा स्टार्ट हो रही है। तो जो लोग आना चाहते हैं तो मेरे को लगता है एयरफेयर की वजह से वो अफोर्ड नहीं कर रहे हैं आना, और बुकिंग जो बढ़ती जा रही है क्योंकि सीज़न का टाइम चल रहा है तो इसमें हमारी बुकिंग्स तो अनाउंस होती ही रहती है। तो खासकर ये जो पीरियड है मतलब अप्रैल से अगस्त तक मैं कहूँगा कि इसमें ज़्यादा टूरिस्ट फ्लो होता ही है। तो इसी दौरान हमारी एयरफेयर बढ़ जाती है, और उसी को चेक करने के लिए, उसी को मेंटेन करने के लिए तो गवर्नमेंट को कोई स्टेप उठाना चाहिए। हर साल नहीं ये देखने को हमें ही मिलता है कि इतनी जो एडिशनल फ्लाइट्स हैं वो भी फिर काम नहीं करती हैं। अगर एडिशनल फ्लाइट लगती भी हैं तो एयरफेयर में कोई कमी आती नहीं। तो इसको मेरे को लगता है हायर अथॉरिटीज़ को देखने की अशद ज़रूरत है। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है, एयरफेयर काफ़ी हाई है, स्काई टच है। आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे लगता है कश्मीर को टैग लग गया, सबसे महंगी एक्सपेंसिव डेस्टिनेशन बन गई है, क्योंकि आपको पता है एयरफेयर कितना टच कर रहे हैं। फॉरेन कंट्रीज़ का एयरफेयर इससे सस्ता है, इससे तो डायरेक्टली इफेक्ट पड़ गई। ये हमारा सीज़न है। अगर इस टाइम हमने काफ़ी टाइम रिक्वेस्ट की थी यहाँ की गवर्नमेंट को भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कि इस पर कैपिंग की जाए, मगर आज तक इसमें कुछ नहीं हुआ। मगर इसमें कैपिंग करने की ज़रूरत है क्योंकि लोग अब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली फिर कम हो जाएगा वंस रेल विल कम, मगर जब तक वो आ जाए तब तक मेहरबानी करके लोगों का नुकसान न करे। होटल्स का, टूरिज्म इंडस्ट्री ऐसे ख़राब हो जाएगी अगर इस पर कैपिंग न होगी। देखिए, काफ़ी बार हमने बोले, मगर मुझे लगता है गवर्नमेंट इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। मैं ऑनरेबल LG से रिक्वेस्ट करता हूँ आपकी वसादत से कि वो इसमें खुद इंटरवीन करे, होम मिनिस्ट्री इसमें इंटरवीन करे, ताकि ये डेस्टिनेशन यहाँ की चीप हो जाए थोड़ी सी। देखिए, अगर किसी एक होटल में आप देखते हैं कभी टैरिफ ज़्यादा होता है तो बात कितनी फैलती है, और सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं, टूरिज्म डिपार्टमेंट भी आता है, दूसरे आपने जी रेट ज्यादा, मगर इस पर क्यों नहीं बात करता है कोई, जो कि मेन सोर्स है यहाँ आने का। होटल तो हो गया पार्ट 2, फर्स्ट पार्ट है पहले ट्रैवल का, और ये बेचारा अगर ये ट्रैवल में ही सारा पैसा खर्च करेगा टूरिस्ट, तो फिर ये यहाँ आएगा किस लिए, देखेगा क्या यहाँ? ये लिमिटेड बजट होता है, इससे पूरी इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि इस पर फौरी तौर कैप किया जाए। इससे बहुत ही नुकसान होने वाला नहीं है, हो गया। काफी टूरिस्ट ऐसी बुकिंग्स भी, कल मैं सुन रहा था, हमारे ग्रुप्स है, ग्रुप्स में डिस्कशन चल रहा था, टूरिज्म ग्रुप्स में काफी कैंसिलेशंस होने लगी हैं बिकॉज ऑफ एयरफेयर। अगर इस पर अभी रोक न किया जाए तो मुझे लगता है कहीं। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के उम्मीदवार GM सरूरी की आने वाले लोकसभा इंतखाबात में उनकी जीत को यकीनी बनाने के लिए आज खड़ी बानिहाल में एक वर्कर्स मीटिंग का इनेकाद किया गया है, जिसकी सदारत पार्टी के तर्जुमान सलमान निज़ामी ने की है। इस मौके पर पार्टी लीडरान कारकुनान की एक बड़ी तादाद इसमें मौजूद थी, जहां पर उन्हें आने वाले इंतखाबात के हवाले से उन पर जोर दिया गया है कि वो बढ़ चढ़ कर इंतखाबात में हिस्सा ले, और साथ ही साथ जो GM सरूरी पार्टी के उम्मीदवार हैं उनकी जीत को यकीनी बनाने के हवाले से ज़मीनी सतह पर तंदही से काम करे। सलमान निज़ामी ने कारकुनों पर जोर दिया कि वो तमाम इलाकों में पार्टी के उम्मीदवार GM सरूरी की हिमायत को यकीनी बनाकर उन्हें आइंदा लोकसभा इंतखाबात में बाहरी अक्सरियत से कामयाब करें, और उसके साथ साथ ही तंदही से ज़मीनी सतह पर काम करें। इस मौके पर सलमान निज़ामी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और कांग्रेस की साबिका हुकूमत को हदफ तनकीद भी बनाया। जो उनके पीछे चलते हैं, हम तुम्हारी तरह एक दिन हज करके आते हैं, दूसरे दिन दूसरे को गालियां नहीं देते। खुद भी असेंबली से बोला, और खुद भी उसने बोला। आज आप कहते हैं हमने बनहाल में ये किया, बनहाल में वो किया। कल तब आप ही उंगलियों पे गिनते थे जो बनहाल में कॉलेज मिला, जो बनहाल में स्कूल बने, जो कल बनहाल में अस्पताल बने, वो आजाद साहब की देन थी। हमारा आज तो माह रमजान है, मैं मस्जिद को बीच में नहीं लाता, लेकिन लाल सिंह उस वक्त बीजेपी का वजीर था। अरे बीजेपी ने उसको बाहर का रास्ता दिखाया और कांग्रेस ने आज उसको पकड़ लिया। अब आप मुझे बताइए, हमने फैसला सही लिया या गलत लिया कांग्रेस छोड़ने का? सही लिया। आज शर्म आनी चाहिए उन कांग्रेस के लोगों को जो उनके पीछे चलते हैं। हमने अपनी माओ और बहनों की इज्जत के लिए लड़ाई लड़ी।
कल उस आसिफा के साथ हुआ, कल हमारी मां बहनों के साथ भी ऐसा हो सकता। अगर इन लोगों को आपने वोट दिया तो ये समझ लेना आप कि वो ऊपर से देख रही होगी बच्ची, क्या हमारा जमीर इतना मर गया है और हम उस लीडर को कहते हैं शेर। नाजरीन, फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ इतना है। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहे। गुलिस्तान न्यूज़ पर अगला बुलेटिन कश्मीरी खबरनामा साहिल अमीन के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।